जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर का फायदा आपको कैसे उठाना है, तो आपको ईयरफोन लेकर एक शांत एनवायरनमेंट में बैठना है। जो जो चीज़ मैं बताते आ रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। अपने पास चाहो तो एक पेन और पेपर लेकर भी बैठ सकते हो रफ में। जो जो चीज़ मैं बोलते जाऊं उसको नोट डाउन करते जाना, हल्की फुल्की वर्ड्स वगैरह। क्यों? क्योंकि लास्ट में हर एक टॉपिक के मैं आपको जो है वो उस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स दे दूंगा, जो सिर्फ आप एज इट इज जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स के परस्पेक्टिव से। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप रेगुलरली ये सेशन को अटेंड करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो आपको मिल सकता है 8,000 वर्थ रुपीज की बुक्स, सिविल सर्विसेज की टोटल कंप्लीट बुक का पैकेज जो आपके घर पर डिलीवर होगा। और ये विनर को जो है वो हम अनाउंस करेंगे जैसे ही हमारे 1,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं उसके बाद। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक का बटन जरूर हिट करें और अपने और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। गाइस, इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे द डेंजर ऑफ हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में, HAS के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से भी और जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है कि एडवेंचर टूरिज्म के लिए फेमस हिमालयन रीजन में एक छुपी हुई डेंजर है। यानी कि हिमालयन रीजन जो है वो दूर से दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट उस एडवेंचर के पीछे बहुत डेंजर भी है। तो आई थिंक आपने ऑब्जर्व कर ही लिया होगा मैं किस चीज के बारे में बोलने वाला हूं। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, हल्की सी एक गलती और जान गई। तो ये डेंजर है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का, जो ना सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए बल्कि हिमालयन इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। तो इस बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक को हम लोग समझेंगे। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस तब होती है जब हमारी बॉडी लो ऑक्सीजन लेवल के साथ अडेप्ट नहीं कर पाती, जो 8,000 फीट के ऊपर शुरू होती है। इसमें सिम्टम्स होते हैं नोजिया, फटीग, हेडेक होना और ब्रेथलेसनेस। सीवियर केसेस में यह हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा यानी कि HAPE या हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा यानी कि HACE में बदल सकती है, जो बहुत ही घातक हो सकती है। यह डिजीज प्राइमरली हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन डेप्रीविएशन की वजह से होती है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, राइट, या तेजी तेजी से चल भी रहे हो, इसलिए हाई एल्टीट्यूड में कहा जाता है कि आराम से चलो, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल हाई एल्टीट्यूड में, ऊंचाई में जो है वो कम रहता है। और प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस, कुछ लोग को अगर अस्थमैटिक प्रॉब्लम है, सांस की कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी काफी रिस्क होता है। फिर कई बार हम लोग को इनएडिक्वेट एक्लेमेटाइजेशन देखने को मिलता है। आपको पता है एक्लेमेटाइजेशन का मतलब जो है वो क्या होता है? तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें नई कंडीशन या नई क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है ना, उसको अडॉप्ट नहीं कर पाना, उसको एक्लेमेटाइजेशन जो है वो कहा जाता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। तो ये अगर नई क्लाइमेटिक कंडीशन को बॉडी अडॉप्ट नहीं कर रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो भी रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा क्या करें कि इसको प्रिवेंट किया जाए? तो देखो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम 500 मीटर पर डे से ज्यादा ऊपर ना चढ़ें हाइट में, एल्टीट्यूड में। हाइड्रेशन मेंटेन रखें और अल्कोहल अवॉइड करें, यानी कि पर्याप्त मात्रा में पानी पियो, क्योंकि पानी में भी H2O हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, ऑक्सीजन की संख्या होती है। तो आप पानी पियोगे तो सही रहेगा, हाइड्रेटेड रहोगे तो सही रहेगा, स्थिति ठीक रह सकती है। बट अल्कोहल नहीं पीना है, क्योंकि अल्कोहल डिहाइड्रेशन करता है। फिर मेडिकेशंस, दवाइयां जैसे कि एसिटेजोलामाइड और डेक्सामीथेसोन, इसका उपयोग करना सही माना जाता है। ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन और प्रॉपर रेस्ट भी बहुत इफेक्टिव है। सीवियर सिम्टम्स के केसेस में, यानी कि अगर बहुत ज्यादा किसी की हाई एल्टीट्यूड में तबीयत खराब हो जाए, तो सबसे जरूरी है इमीडिएट डिसेंट, यानी कि तुरंत उसको नीचे लेके जाओ लोअर एल्टीट्यूड में। दूसरा, पोर्टेबल हाइपरबैरिक्स चैम्बर या फिर ऑक्सीजन सपोर्ट जो है उसका उपयोग किया जाए, कि जहां पर उसको ऑक्सीजन मिल सके। तीसरा, मेडिसिन जो है वो टेम्पररी रिलीफ दे सकती हैं, बट उनको नीचे ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और अगर
नीचे ले जाने की स्थिति बहुत खराब है, जैसे कि रोड खराब हो गई या कुछ भी इशू अगर आता है कि नीचे नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको डॉक्टर के कंसल्टेशन में कंटिन्यूअस रखना है और कंटिन्यूअस मेडिकल सपोर्ट जो है वो उनको देना पड़ेगा, तब जान बचाई जा सकती है। तो हिमालयन रीजन में ये जो HAS जो है ये एक बहुत ही सीरियस इशू है, क्योंकि ऊपर वाले क्षेत्र में यानी कि हिमालयन रीजन में जो है वो पर्याप्त हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं होती है, और टूरिस्ट जो है उनमें अवेयरनेस की भी कमी होती है। काफ़ी सारे टूरिस्ट तो हाई एल्टीट्यूड में जाकर स्मोकिंग करते हैं, जो काफ़ी डेंजरस हो सकता है, और मैंडेटरी टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन सिस्टम की कमी है हमारे यहाँ। सो क्या सॉल्यूशंस बताए गए हैं आर्टिकल में? तो सबसे पहली चीज़ तो मैंडेटरी टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि जब टूरिस्ट वहाँ पे जाएंगे तो वो रजिस्टर करेंगे तो उनको पूरी अवेयरनेस जो है वो दी जाएगी। लेह और स्पीति वैली जैसे क्षेत्र में हेल्थ केयर फैसिलिटीज स्टैब्लिश करें, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग एडवेंचरस टूरिज्म के लिए आते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करना जरूरी है। एम्बुलेंस और एयर इवैक्यूएशन सर्विस भी वहां पर रेडी रखना जरूरी है। टूरिज्म पॉलिसी को इंप्रूव करना भी जरूरी है। सेफ ट्रैकिंग और हाई एल्टीट्यूड ट्रैवल के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस जरूरी है। एक्लामेटाइजेशन और हेल्थ रिस्क पर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स हो। सेफ्टी मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करें इंपॉर्टेंट माउंटेन एंट्री पॉइंट्स पर। सो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के डेंजर और उसके मैनेजमेंट के बारे में गाइस हमने समझा। ये सिर्फ एडवेंचर लवर के लिए ही नहीं बल्कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी के मल्टीपल एस्पेक्ट्स यहां पर इन्वॉल्व हैं इस आर्टिकल में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एडवेंचर टूरिज्म के बीच बैलेंस बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब आपके सामने कुछ शॉर्ट नोट्स हैं इस आर्टिकल से रिलेटेड जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली तो HAS यानी कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। पहली चीज तो ये मेंशन करना ये किस कारण होती है। लो ऑक्सीजन लेवल अगर हाई एल्टीट्यूड में है 8000 फीट के ऊपर तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। सिम्टम्स मैंने मेंशन कर दिए आप लोगों के लिए। नोजिया, हेडेक, फटीग या सीवियर केसेस में हम लोग को हेप और HACE देखने को मिल सकता है, यानी कि वो सीवियर केसेस में होता है। फिर प्रिवेंशन जो है वो क्या होगा, तो आप नीचे आ जाओ, बॉडी को हाइड्रेटेड रखो या फिर मेडिसिन मेंशन कर सकते हो। एक आधी मेडिसिन का नाम मैंने आपके लिए लिख दिया है। ट्रीटमेंट के लिए तो इमीडिएट उनको नीचे आना ज़रूरी है और ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, और या फिर हाइपरबैरिक चैम्बर्स की आवश्यकता पड़ेगी। ये हाइपरबैरिक चैम्बर जो है वो क्या होते हैं, ये बेसिकली गाइज जैसे कि सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो ऐसी एक प्लेस जो है वो होती है छोटी सी, राइट, जहां पर पर्याप्त ऑक्सीजन जो है वो इनको मिल सके, राइट। यानी कि एक चैम्बर होता है छोटा सा कि जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो बेहतर रहता है, राइट। तो ये हाइपर बैरिक चैम्बर इसको जो है वो हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट, चैलेंजेस में है आज की डेट में हायर एल्टीट्यूड में हेल्थ केयर की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो सोल्यूशन क्या है, तो हेल्थ केयर जो है वो हाई एल्टीट्यूड एरियाज में लाए जाए, टूरिज्म पॉलिसी बनाई जाए, अवेयरनेस कैंपेन जो है वो लाए जाए, बस। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब गाइस ये वाला जो आर्टिकल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है। ये GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और पेपर 3 इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक जो है, इज इम्पोजिंग टैरिफ ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स अ गुड आइडिया। तो ऑब्वियसली यार गुड आइडिया। चाइना जो है वो इंपोर्ट हमारे यहाँ जो सामान भेजता है तो ऐसी एक जो कचरा सामान एक तो भेजता है, और दूसरी बात उसका टारगेट ये है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की जो है वो बैंड बज जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्या है ये समझते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट इलेक्शन ने प्रपोज किया, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने प्रपोज किया था कि चाइनीज इंपोर्ट पर 60% तक टैरिफ जो है वो लगाए जाए। ये डिसीजन ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करने और सब्सिडाइज चाइनीज गुड्स को काउंटर करने के लिए था। अब इस लाइन को समझो पहले। ये ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस जो है वो करने का ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के पास चाइना की तरफ से बहुत सामान आ रहा है, यानी कि इंपोर्ट वो कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है, राइट। तो ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जब इंपोर्ट ज्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो तो उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, और जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो इंपोर्ट कम हो तो उसको बोलते हैं ट्रेड सरप्लस, है ना। तो ये ट्रेड डेफिसिट को कम करेगा, क्योंकि चाइनीज गुड्स को जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा कि भाई चाइनीज गुड्स जो है वो आ ना पाए। ब्लॉक कैसे किया जाएगा, टैरिफ इंक्रीज करके, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज है वो बढ़ाकर।
और दूसरा इन्होंने बोला कि जो सब्सिडाइज चाइनीज गुड्स होते हैं, चाइना क्या करता है, काफ़ी सारे अपने सामान को जो है वो सब्सिडी दे देता है, जिससे कि वो सामान ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में बिके। तो चाइनीज जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको तो फ़ायदा है, बट जो लोग, जो दूसरी कंट्री में जब ये सामान जाता है तो दूसरी कंट्रीज के जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको तो नुकसान होगा ना, क्योंकि इंपोर्टेड प्रोडक्ट अगर सस्ता होगा और कंट्री में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट अगर महंगा होगा तो लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट को जो है वो ज़्यादा खरीदेंगे। इंपोर्टेड प्रोडक्ट को खरीदने का मतलब क्या है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी और पूरा पैसा जो है वो बाहर दूसरी देश में जो है वो जाएगा। तो ये चीज़, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। पर इसका इम्पैक्ट सिर्फ यूएसए और चाइना तक लिमिटेड नहीं है, ये भी आपको समझना है। जैसे कि भी हम लोग को कोविड से पहले चाइना और यूएसए के बीच में ट्रेड वॉर देखने को मिला था। ऐसे ही हुआ था कि दोनों ने एक दूसरे के इंपोर्ट ड्यूटीज जो है वो इंक्रीज कर दिए थे। तो उसके कारण क्या हुआ, पूरे दुनिया भर की बैंड बजी। क्यों? अब आप सिंपल सी चीज़ समझो, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, इस चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पर लेना। एक आलू है, चाइना से आलू गया यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स ने उस आलू से आलू का चिप्स जो है वो बनाया, और अब वो आलू का चिप्स जो है वो पूरे दुनिया भर में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। बात समझना, अगर आलू 10 रुपए का है, अब यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आलू जो है वो पहुंचकर 50 रुपए का हो जाएगा, तो चिप्स जो है वो 70-80 रुपए का बनेगा, और दूसरी कंट्रीज के अंदर चिप्स के प्राइस भी महंगे हो जाएंगे। तो सोचो आप, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर प्रोडक्ट जा रहा है और वो प्रोडक्ट महंगा हो रहा है, और वो प्रोडक्ट जो है जब वो फाइनल गुड बनता है, फिनिश्ड गुड जब बनता है और दूसरी कंट्रीज में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसके भी प्राइस तो इंक्रीज होंगे कि नहीं होंगे। तो इससे क्या हो रहा है, इससे पूरे दुनिया भर का ट्रेड डायनेमिक्स जो है वो अफेक्ट हो रहा है, राइट, इस चीज के कारण। अब सवाल उठता है कि अगर टैरिफ लगते हैं, मतलब इस पे इंक्रीज टैरिफ जो है वो लगते हैं, तो यूएस इकोनॉमी पर इसका क्या असर होगा। पहली चीज तो ये, तो टैरिफ्स का मतलब क्या होता है कि इंपोर्टेड गुड्स जो है वो महंगे हो जाएंगे, इससे इन्फ्लेशन बढ़ने का भी रिस्क है, महंगाई बढ़ने का रिस्क है। अब पूछो कैसे, बात ध्यान समझना। प्रोडक्ट अगर महंगे होंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। लोग जो है वो जो सेम प्रोडक्ट जो है वो पहले सस्ते में खरीद रहे थे, अब वो सेम प्रोडक्ट महंगे में खरीदेंगे, तो ये इसका एक नुकसान भी है इन्फ्लेशन का। दूसरा, फायदा क्या है, लोकल प्रोडक्शन बूस्ट होगा। टैरिफ का एक मोटिव है कि चाइनीज इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम हो और लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए कि लोकल इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा गुड्स को मैन्युफैक्चर करें। बट क्या लोकल प्रोड्यूसर्स इस डिमांड को पूरा कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कि जो डिमांड है जो अभी तक चाइना फुलफिल कर रहा है, वो डिमांड क्या यूएसए के लोकल प्रोड्यूसर्स फुलफिल कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं ग्लोबल लेवल पर इसका क्या इंपैक्ट होगा। पहली चीज, रिटेलिएशन बाय चाइना। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स उसके प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगाए, क्योंकि उसका तो धंधा पानी बंद हो जाएगा ना। तो चाइना भी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाएगा। चाइना बोलेगा कि तू मेरे प्रोडक्ट के ऊपर लगा रहा है, तो मैं भी तेरे प्रोडक्ट के ऊपर लगाऊंगा। तो ये एक ग्लोबल ट्रेड वॉर की शुरुआत जो है वो बन सकता है, जो पहले भी कंट्रीज ने देखी है कुछ सालों पहले ही, ज्यादा पुरानी बात नहीं, कुछ सालों पहले ही ये ट्रेड वॉर हो रहा था। और दूसरा, कमोडिटी प्राइस डिसरप्शन। पूरे दुनिया भर के मार्केट में जितनी भी कमोडिटी यानी कि सामान के प्राइजेस हैं वो अनस्टेबल हो जाएंगे, और पूरे दुनिया भर में महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी इस इशू के कारण, ये दो कंट्रीज के लड़ने के कारण। सो अगर टैरिफ लगते हैं तो चाइनीज प्रोड्यूसर्स के लिए भी चैलेंजिंग है कुछ चीजें। पहला, यूनाइटेड स्टेट्स के मार्केट में उनका कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट होना खत्म हो जाएगा, जिससे कि उनके प्रोडक्ट्स फिर बिकेंगे नहीं, लोग यूनाइटेड स्टेट्स के लोकल प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। दूसरा, चाइनीज युआन का वैल्यू जो है वो कम किया जा सकता है टैरिफ्स को जो है वो काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना करता है ये वाली हरकत है। चाइना अपनी करेंसी को खुद जानबूझ के जो है वो डिवैल्यूएट करता है, जिससे कि उसके प्रोडक्ट जो है वो इजीली बिक सके इंटरनेशनल मार्केट में। लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी बढ़ा सकती है। चाइना ये भी कर सकता है कि चल कोई बात नहीं, हम अपनी लोकल इकोनॉमी बचानी है तो सब्सिडी हम देंगे, तुम तो बनाओ। बट ये रिस्पॉन्सेस खुद चाइना की इकोनॉमी को अनस्टेबल बना सकते हैं, क्योंकि सोचो आप, अगर चाइनीज गवर्नमेंट ही टस से मस नहीं हो रही है, वो सोच रही है कि चलो हम तो अपने प्रोड्यूसर्स को बोलेंगे चलो तुम्हारा इतना प्रॉफिट मार्जिन है ना, उतना ही मिलेगा, तुम तो बनाओ,
तुम्हारा प्रॉफिट हम इंश्योर करेंगे, बाकी तुम बना के बेचो उस प्रोडक्ट को। और चाइना जो है वो कोशिश यही करेगा कि उस प्रोडक्ट की जैसे फॉर एग्जांपल कीमत 100 रुपये हो गई है टैरिफ के बाद, तो उसको घटाकर 80 रुपये 90 रुपये कर देगा कि पुरानी वैल्यू के साथ उसको मैच करा सके लड़ने के लिए। बट इससे क्या होगा, इससे चाइना का ट्रेजर जो है वो खत्म होगा और चाइना एक बड़े रिस्क में जो है वो आ सकता है, जो कि वो करेगा नहीं। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और आखिर में सबसे बड़ा रिस्क है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का। अगर यूएसए और चाइना जो है वो रिटेलिएटरी मेजर जो है वो में इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के टैरिफ्स अगर इंक्रीज करेंगे, तो इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट दोनों कंट्रीज के लिए नेगेटिव भी हो सकता है और ग्लोबल ट्रेड सिस्टम का बैलेंस डिस्टर्ब कर सकती हैं दो मेजर कंट्रीज। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक सामान जो जाएगा चाइना से यूएसए के अंदर, वो सामान महंगा हो जाएगा तो उसका फिनिश्ड गुड भी महंगा होगा। दूसरा, यूएसए से जाने वाला सामान अगर चाइना में पहुंचा और वो भी महंगा हो गया, क्योंकि चाइना भी तो कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज करेगा, तो चाइना उससे जो फिनिश्ड गुड बनाएगा वो भी महंगा हो जाएगा। तो सोचो कि पूरे दुनिया भर में किस लेवल का इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है ये दोनों कंट्रीज की आपसी लड़ाई, आपसी फाइट के कारण। सो टैरिफ का शॉर्ट टर्म गोल डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करने का वो सही है, बट लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इसका अनसर्टेन होता है और इसका नुकसान पूरे दुनिया भर की इकोनॉमी झेलती है। इसलिए इस तरह के मेजर्स को इंप्लीमेंट करने से पहले एक होलिस्टिक एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये था एक आर्टिकल, होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आई होगी। और देखो, ये मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स रख दिए हैं कि टैरिफ्स आर टैक्सेस, मतलब पहले तो डेफिनेशन दे दी मैंने कि टैरिफ्स क्या है, कि टैक्सेस imposed on imported goods to make them more expensive than local products। दूसरा, यूएसए पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो प्राइस जो है वो हाई हो जाएंगे प्रोडक्ट के, इन्फ्लेशन का रिस्क हो सकता है, और एक फायदा ये होगा कि लोकल प्रोडक्शन बूस्ट हो जाएगा। और फिर मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया पूरे दुनिया भर में भी इश्यूज हो सकते हैं, राइट। टैरिफ जो है वो बढ़ सकता है बहुत तेज, ट्रेड वॉर का रिस्क है, और प्राइस जो है वो डिस्टर्ब जो है वो हो सकता है कमोडिटीज का, यानी कि अनस्टेबल हो जाएगा। चाइना जो है वो डीवैल्यूएशन कर सकता है अपनी करेंसी का, सब्सिडीज दे सकता है और डोमेस्टिक इकोनॉमी को एडजस्ट करने की कोशिश कर सकता है। बट चिंता इसका यही है कि लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है इसकी, और पूरे दुनिया भर का ट्रेड बैलेंस जो है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। दैट इज द इशू हियर। अब गाइज, हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब समझने वाले हैं। अगर पेंसिल और डायमंड्स दोनों कार्बन से बनते हैं तो पेंसिल लिख कैसे लेती है और डायमंड क्यों नहीं लिख पाता? तो ये समझना सिर्फ क्यूरोसिटी के लिए नहीं बल्कि जीएस पेपर 3 के लिए भी ज़रूरी है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया ही है। तो आइए हम लोग जो है वो समझते हैं। सो कार्बन एक बहुत ही वर्सेटाइल एलिमेंट है। इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है इसकी एबिलिटी टू फॉर्म डिफरेंट अरेंजमेंट्स, यानी कि एलोट्रोप्स, और यही अरेंजमेंट मटेरियल्स की प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है। तो आपने क्या चीज समझी पहले तो, कि कार्बन जो है उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है जिसकी एबिलिटी होती है कि अलग अलग अरेंजमेंट्स यानी एलोट्रोप्स की, राइट, ये अलग अलग एलोट्रोप्स बनाती है, और यही अरेंजमेंट जो होता है मटेरियल का वो उस पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एलोट्रोप्स जो है वो ही मेन चीज होती है कार्बन के अंदर, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, और वही डिफाइन करता है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी उस ऑब्जेक्ट की जो कार्बन से बना है। हम ग्रेफाइट वर्सेस डायमंड को देखते हैं। जो पेंसिल का कोर होता है वो होता है ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट से बनती है पेंसिल, और डायमंड काफी हार्ड होता है, यस, लेकिन दोनों में कार्बन एटम्स ही होते हैं। पेंसिल भी कार्बन की बनती है और डायमंड भी कार्बन का होता है। अब बात यह है कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट में कार्बन एटम्स लेयर्स में अरेंज होते हैं। इन लेयर्स के बीच के बॉन्ड्स वीक होते हैं, इसलिए लेयर्स इजीली स्लाइड कर जाती है। जब आप पेंसिल यूज करते हो तब उस दौरान ये लेयर जो है वो पेपर पर छूटती जाती है और इसी वजह से लिखने का काम होता है। तो अब आपने देखो पेंसिल की आज प्रॉपर्टी समझ ली कि पेंसिल जो है वो उसमें ग्रेफाइट की जो लेयर जो होती है, मतलब ये जो ग्रेफाइट में कार्बन एटम्स की जो लेयर है ये इस प्रकार से अरेंज है कि इन दोनों के बीच के बॉन्ड्स जो होते हैं वो वीक होते हैं, और जब हम उस पर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करते हैं लिखने के लिए
तो ये बॉन्ड्स टूटकर पेपर पर जो है वो बिखरने लगते हैं और इसी चीज को हम लिखाई कहते हैं। अब डायमंड का स्ट्रक्चर समझते हैं। डायमंड का स्ट्रक्चर एक 3D लैटिस होता है जिसमें कार्बन एटम्स टाइटली बॉन्डेड होते हैं और ये बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए डायमंड एक हार्ड मटेरियल है और लेयर्स स्लाइड करना पॉसिबल नहीं होता। तो ग्रेफाइट की कार्बन एटम्स की लेयर जो है वो वीक है और कार्बन की बहुत स्ट्रांग है। ये वजह है कि ग्रेफाइट जो है दोनों कार्बन से ही बने, बट ग्रेफाइट जो है वो एक ऐसा एलोट्रोप है जो जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है और वीक स्ट्रक्चर है, और डायमंड का स्ट्रांग है। अब इसको और डेप्थ में आइए समझते हैं। तो हमें कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स का कंसेप्ट देखना पड़ता है इसको और डीप में समझने के लिए। एक मटेरियल एक प्रॉपर्टीज जैसे कि हार्डनेस या सॉफ्टनेस, एटॉमिक अरेंजमेंट और इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। क्या चीज हमने देखी कि एक मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज जो होती हैं, हार्डनेस है या सॉफ्टनेस है उसमें, या एटॉमिक अरेंजमेंट जो है वो कैसा है, या इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर कैसा है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टी। ग्रेफाइट के इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं जो लेयर्स के स्लाइडिंग में हेल्प करते हैं। डायमंड में ये मूवमेंट नहीं होती जो इसे एक रिजिड यानी कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाती है। तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो मटेरियल साइंस का एप्लीकेशन साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्शन का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर और उनकी फंक्शनैलिटी पर इंपैक्ट यूपीएससी के मेंस के सवालों में पूछा जा सकता है। सो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी देखो आपको ये चीज समझ में आ गई और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। तो ये एक बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया कि कैसे पेंसिल जो है वो लिख सकती है और डायमंड लिख नहीं सकता है, डिस्पाइट दोनों ही जो है वो कार्बन के बने हैं। तो साइंस का मैजिक इस चीज में है कि कैसे एक सिंगल एलिमेंट कार्बन यानी कि सिंगल एलिमेंट जो कार्बन है वो अपनी अरेंजमेंट के बेसिस पर इतनी डाइवर्स प्रॉपर्टी जो है वो दिखा सकता है, और कैसे कंसेप्ट्स ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। यस, तो होपफुली टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। तो लाइक का बटन प्लीज जरूर जो है वो हिट करें गाइस। अब गाइस हम बात करने वाले हैं तीस्ता वैली डिजास्टर और उसके इंप्लीकेशंस डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंट कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। सो तीस्ता रिवर वैली जो सिक्किम और वेस्ट बंगाल के सेंसिटिव हिमालयन रीजन में लोकेटेड है, याद रखना अक्टूबर 2023 में एक बड़ा हादसा होता है। ये हादसा, ये डिजास्टर एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF की वजह से होता है। ये ध्यान रखना, ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में। इसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ गया। इस घटना ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और इकोलॉजी को भी बहुत डैमेज किया। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? अक्टूबर 2023 में GLOF के कारण NHPC का तीस्ता 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम टूट गया, जिसका असर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पे पड़ा। तीस्ता वैली का ये रीजन बारिश, ग्लेशियर मेल्टिंग और पुअर प्लानिंग की वजह से हाईली वल्नरेबल है। लोकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सेव द हिल्स और दार्जिलिंग हिमालयन इनिशिएटिव ने एक चीज हाईलाइट करी, फ्रेगमेंटेड स्टेट बेस्ड रिस्पॉन्सेज, यानी सिर्फ एक स्टेट अपनी तरफ से काम करे ये काफी नहीं है, हमें एक लैंडस्केप लेवल अप्रोच चाहिए जो पूरे रीजन की वल्नरेबिलिटी को एड्रेस करे। यानी कि सिर्फ एक ही गवर्नमेंट जो है वो इस पर इन्वॉल्व ना रहे, सबको मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबको यूनाइटेड होना जरूरी है इस प्रकार के हादसों से बचने के लिए, इस प्रकार के हादसों को रोकने के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हाईलाइट किए गए हैं, जैसे कि पहला है पुअर प्लानिंग, एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन किया, यहां पर अननेसेसरली कंस्ट्रक्शन किया और फिर डिफॉरेस्टेशन किया, पेड़ों को काटा गया, जिसका एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला। सिर्फ डैम्स और एम्बैंकमेंट्स को स्ट्रांग बनाना काफी नहीं है, यानी कि अगर आप डैम्स जो है उसको आप मजबूत बनाओ तो वो काफी नहीं है। डिजास्टर वार्निंग सिस्टम और एफॉरेस्टेशन जैसे स्टेप्स भी लेना बहुत जरूरी है। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे माइनिंग हुई, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हुआ, ये रीजन को और फ्रेजाइल बनाते हैं
और कमजोर करते हैं। सो अब समझते हैं इस इशू के सल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो सिक्किम और वेस्ट बंगाल को मिलाकर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना होगा। यह इंश्योर करना होगा कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब ना करें। टाइमली वार्निंग से जन मान को सेव किया जा सकता है। वल्नरेबल एरियाज, जो ऐसे एरियाज जहां पर खतरा बहुत ज्यादा है, वहां पर रहने वाले लोगों को सेफर रीजन में शिफ्ट करना पड़ेगा। फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना पड़ेगा और ह्यूमन प्रेशर को कम करना पड़ेगा। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को लोकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया है और आपको बता दें कि इसमें डिमांड है कि 2024 के मॉनसून से पहले एक्शन लिया जाए। यह डिजास्टर हमारे लिए एक वार्निंग है कि अगर अब भी हमने एक्शन नहीं लिया तो ह्यूमन और इकोलॉजिकल लॉसेस और बढ़ेगा। तो देखो, इस मेमोरेंडम का पालन भी जो है वो अभी किया नहीं गया। और ये सिर्फ एक रीजन का इशू नहीं है, ये एक ग्लोबल कंसर्न है, पूरे दुनिया भर का की चिंता वाली बात है। और डिजास्टर मैनेजमेंट और इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन के लिए और यूपीएससी के जनरल स्टडीज पेपर 3 के कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और आपके लिए एक छोटा सा टास्क है जो मैंने आपको GLOF जो बताया ना, GLOF ग्लेशियर, GLOF ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये टॉपिक जो है वो आप आज के आज जो है वो कवर करेंगे। ये एक आपका छोटा सा टास्क है। ये हालांकि जनरल स्टडीज में पूरा टॉपिक डिटेल में कवर करवाया जाता है और आपका करवाऊंगा मैं। ये वाले टॉपिक्स भी जो है वो आपके रेगुलर बेसिस पर जो आपकी क्लासेस चल रही हैं तो उस पर जो है वो कवर होंगे। तीस्ता वैली डिजास्टर, अब ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स मेंशन कर लो कि GLOF अक्टूबर 2023 में हुआ था। कहां पर? ये तीस्ता वैली में हम लोग को देखने को मिला था, जो कि वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बीच में हम लोग को देखने को मिलती है। प्रॉब्लम क्या क्या थी यहां पर, तो वो मेंशन कर दी गई है। सॉल्यूशंस में रहे वो क्या क्या पॉलिसीज लेकर आनी है, लैंडस्केप लेवल पर पॉलिसीज लाओ, सस्टेनेबल लैंड का यूज करो, अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल करो, कम्युनिटी को वहां से रिलोकेट करो। तो ये बस इतनी सी चीज है इस टॉपिक से रिलेटेड जो आप शॉर्ट नोट्स है वो बना लीजिए। सो गाइज, हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग फॉर प्रिजनर्स के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो डायरेक्टली रिलेट करता है गवर्नेंस और क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म से। ये जीएस पेपर 2 के सिलेबस के अंदर आता है और करंट अफेयर्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आइए इस कंसेप्ट को सिंपल और क्लियर वे में जो है वो समझते हैं। सो सबसे पहले प्रॉब्लम तो समझते हैं कि प्रिजन यानी कि जेल में ओवर क्राउडिंग का प्रॉब्लम क्या है। सो एज ऑफ 31 दिसंबर 2022 प्रिजन ऑक्यूपेंसी 131.4% तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब है जेल्स में जो कैदी हैं इनकी संख्या उनकी कैपेसिटी से काफी ज्यादा है। ये ओवर क्राउडिंग सिर्फ एक लीगल इशू नहीं है बल्कि ह्यूमन राइट्स का भी सीरियस कंसर्न है। इस इशू को एड्रेस करने के लिए एक इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रपोज किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइसेस का उपयोग। ये डिवाइसेस प्रिजनर्स के मूवमेंट को मॉनिटर करते हैं जब उन्हें पेरोल या फरलॉग दिया जाता है। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स पर आप लिखकर बताएं कि पेरोल और फरलॉग ये दो टर्म्स जो है इनकी क्या एक्चुअल डेफिनेशन है। अभी वीडियो को पॉज करके बताओ। अब मैं आपको बताता हूं, पेरोल जो होता है या परोल भी जिसको बोलते हैं, वैसे पेरोल होता है, इसका मतलब है टेम्पररी रिलीज फॉर गुड बिहेवियर या किसी इमरजेंसी के लिए। किसी कैदी का बिहेवियर अगर अच्छा होता है तो कुछ दिनों के लिए उसको बाहर छोड़ दिया जाता है, या फिर कुछ पर्सनल कभी इमरजेंसी आ गई, फैमिली में किसी की डेथ हो गई या कुछ भी अगर ऐसा इमरजेंसी केस होता है तो उस केस में पेरोल जो है वो मिल जाती है। और फरलॉग ये एक शॉर्ट टर्म रिलीज होता है, ये पर्सनल रीजंस के लिए भी हो सकता है। दोनों इंटरचेंजेबली भी जो है वो यूज किया जा सकता है। सो सुप्रीम कोर्ट की सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ने रिकमेंड किया है कि लो या मॉडरेट रिस्क वाले अंडर ट्रायल्स के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाए, है ना। यानी कि ऐसे कोई कैदी हम लोग को देखने को मिलते हैं जिनका केस जो है वो चल रहा है, ट्रायल्स इनके चल रहे हैं, तो उनके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू जो है वो करो, जिससे कि कुछ समय उनको जो है वो बाहर रखा जा सके, राइट, कि वो बाहर भी रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी ये काफ़ी सुनने में तो आसान है, बट ये काफ़ी रिस्की भी जो है हो सकता है, क्योंकि अभी जिस व्यक्ति का जो है वो अंडर ट्रायल चल रहा है तो ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो आरोपी है कि नहीं, मतलब वो दोषी है कि नहीं, गिल्टी है कि नहीं, अभी तक सिद्ध तो हुआ नहीं है।
उसके ऊपर तो अभी आरोप लगा हुआ है, तो क्या पता वो अगर कोई क्रिमिनल निकला तो सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व हुआ तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए कहा है कि अभी तो फिलहाल कहा है कि पायलट बेसिस पर जो नॉन सीरियस क्राइम्स के जो क्रिमिनल्स हैं तो उन पर थोड़ा सा ये टेस्ट जो है वो करो कुछ चीज़ें। फिर लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023 ये अलाउ करता है कि प्रिजनर्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर पहने वाइल ऑन लीव। अगर वॉयलेशन होता है, अगर उल्लंघन होता है तो छुट्टी इनकी जो है नहीं कि जेल से बाहर से उनको छूट दे रखी है तो वो कैंसिल जो है वो की जाएगी। ओडिशा इस टेक्नोलॉजी को प्रपोज करने वाला पहला राज्य था, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और स्पेसिफिकली फॉर अंडर ट्रायल्स और जो नॉन हीनियस ऑफेंस में अक्यूज्ड है, आरोपी हैं, यानी कि छोटे मोटे अपराध में जो आरोपी हैं तो उनको बाहर भेजा जा सकता है इस प्रकार के ट्रैकर पहना के। ये स्टेप जेल कंजेशन कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव हो सकता है। पर क्या ये टेक्नोलॉजी प्रिजन के अधिकार का उल्लंघन करेगी? तो कोर्ट्स ने बेल कंडीशंस को डिसअप्रूव किया है जो प्रिवेसी वॉयलेट करता है, जैसे कि लोकेशन शेयर करना ऑन गूगल मैप्स, है ना भाई। कोई नहीं चाहता ना, कोई भी नहीं चाहता कि कोई उसकी लोकेशन जो है वो ट्रैक करे, वो प्रिवेसी के ऊपर जो है वो खतरा होता है। बट यार ये तो कैदी है ना, अपराधी है, तो भाई अपराधी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये तो चीज़ें जो है वो थोड़ी सी वो हो सकती है ना यार। अब अपराधी जो है अब उसकी क्या प्रिवेसी यार, उसने तो अपराध करके बैठा हुआ है, पकड़ के डालो उसको जेल में। एनीवेज नहीं यार, सबकी अपनी जो है वो प्रिवेसी होती है, ह्यूमन राइट्स है ये। और इसी चक्कर में जो है वो आप जब आईपीएस बनोगे तो आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी, पकड़ पकड़ के ये क्या बोलते हैं इसको, आ, ये ये बैड एलिमेंट्स जो होते हैं ना सोसाइटी के, तो इनको पकड़ पकड़ के जो है आप लेकर आओगे और आपको फिर इनको छोड़ना पड़ेगा। तो जो कष्ट होता है ना दिल में वो बहुत तेज होगा आपको, क्योंकि मैं खुद बैठता हूँ एसपी वगैरह के साथ तो मैं सुनता हूँ तो बड़ा अजीब लगता है सुन के, कितनी मेहनत करके ऑपरेशन करके पकड़ के लाओ और मंत्री का फ़ोन आ गया तो छोड़ना पड़ जाता है। एनीवेज चलो वो सब तो बात की बात है। सो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कॉस्ट इफेक्टिव और राइट्स फ्रेंडली ट्रैकर्स रिकमेंड किए हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और प्रिजन कंजेशन दोनों को रिड्यूस करेगा। अब ये ट्रैकर्स हैं भाई, तो अब ये एक प्रकार की चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके बेनिफिट्स पर एक बार चलिए नज़र डालते हैं। तो इससे क्या होगा कि भाई जेल की ऑक्यूपेंसी कम होगी, स्पेशली अंडर ट्रायल्स की कैटेगरी में। ये इंश्योर करेगा कि जो कैदी जो है वो अपने विक्टिम्स या क्राइम लोकेशन के पास ना जाए यानी कि जहां पर उन्होंने क्राइम किया उसके आसपास ना घूमे, क्योंकि ये पूरा ट्रैकर बताएगा ना कि कहां कहां पर घूम रहा है वो व्यक्ति, उसकी पूरी लोकेशन पिन पॉइंट करेगा, राइट। और कॉम्पैक्ट और डिस्क्रीट डिवाइस स्टेगमाइजेशन का फियर कम करते हैं, राइट। ऑब्वियस सी बात है यार, ये सब डिवाइस जो हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं तो इससे जो व्यक्ति जो होता है, यानी कि कैदी जो होता है वो थोड़ा कंफर्ट फील करता है कि चलो ठीक है भाई मैं इस अधिकारियों की नज़र में हूँ, बट ठीक है मैं कम से कम बाहर तो रह पा रहा हूँ अपने परिवार वगैरह के पास। अब देखना यार ये डिवाइस जब लॉन्च होगी ना, क्या होता है कि सब चीज़ें बताने वाली नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो आप आगे चल के जब सिस्टम में घुसोगे तब आपको पता लगेगा। हम हर चीज़ डिस्क्लोज नहीं करते, हम कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव से अपने पास रखते हैं। नो वन नेवर नोस कि इस डिवाइस के अंदर एक छोटा सा माइक भी फंसाओ, माइक्रोफोन हो सकता है, छोटा सा कैमरा भी फंसाओ, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भाई अधिकारी हैं, गवर्नमेंट लेवल की चीज़ें हैं, किसी को छोड़कर जो है वो उसके मुंह से ट्रुथ निकलवा लिया जाए। कई बार ये भी होता है कि चल ठीक है यार तू जा, होता नहीं है ऑपरेशंस में, जब आप ऑपरेशन करोगे तब आपको पता लगेगा। आप कैदी को पकड़ोगे, किसी व्यक्ति को बुलाओगे, इंटरोगेट करोगे, फिर उसको बोलोगे चल जा तू, फिर दो ऑफिसर उसके पीछे लगा दोगे, पिक्चरों में देखते होगे आप लोग, दो ऑफिसर पीछे लगा दोगे ये बोल के कि जाओ चेक करना है जरा कहाँ आ रहा है ये, नज़र रखो इस पर, तो जिससे कि वो तुरंत जैसे ही अपने मालिक के पास जाए तो पता लग जाए। और यहाँ पर तो ये डिवाइस है तो वो जो बात कर रहा है, किसके पास है, वो सब रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग एक प्रॉमिसिंग सोल्यूशन हो सकता है प्रिजन ओवरक्राउडिंग के लिए, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रिजनर्स के अधिकार और उनकी डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। सो गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये इसके शॉर्ट नोट्स हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने कुछ दे रखी है, जैसे कितनी ऑक्यूपेंसी है अभी, लेटेस्ट डेटा, और फिर इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में मेंशन किया हुआ है। और ओडिशा का इनिशिएटिव है, पहला स्टेट ओडिशा जिसने इस प्रकार की डिवाइस को प्रपोज किया है। और प्रिवेसी कंसर्न भी मैंने मेंशन किया हुआ और इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं जो यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं।
अब डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक एनवायरमेंट पोल्यूशन डिग्रेडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एयर पोल्यूशन दिल्ली में कैसा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, देखेंगे कि क्या कारण है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या सरकार के इनिशिएटिव्स हैं और क्या सोल्यूशन जो है वो हो सकते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स एक हजार्डस लेवल पर पहुंच गई है। एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 488 तक रिपोर्ट किया गया है। प्राइवेट मॉनिटरिंग स्टेशन ने 1000 से भी ज्यादा लेवल रिकॉर्ड किए हैं। इसका मतलब यह है कि हवा में ब्रीथ करना खुद अपने आप को डैमेज कर रहा है दिल्ली के अंदर। 2016 के बाद सिर्फ 2 साल ऐसे आए हैं जिसमें सीवियर पोल्यूशन डेज सिंगल डिजिट में रहे हैं। सिर्फ 2 साल। पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स के डेज 2016 में 200 से भी ज्यादा दिन थे और वो गिरकर 2024 में 121 दिन हो गए। इंप्रूवमेंट तो है बट काफी स्लो है। अब क्या कारण है दिल्ली में इतने मेजर पोल्यूशन का? तो दिल्ली में गाड़ियों के कारण तो एक बड़ा पोल्यूशन होता ही है, रोड में डस्ट है और इम्प्रॉपर रोड मैनेजमेंट भी है जो इसे बढ़ाते हैं। कुकिंग फ्यूल्स जो है, यानी कि आज भी कंडे लकड़ी जलाकर जो है चूल्हा जो है वो जलाया जा रहा है, राइट। स्टबल बर्निंग हो रही है पंजाब और हरियाणा के खेतों में, स्पेशली मिड नवंबर में। तो ये सिर्फ सीजनल इशू है, जबकि रोड डस्ट और व्हीकल एमिशन साल भर की प्रॉब्लम है। फिर इंडस्ट्रीज जो है वो आउटडेटेड सिस्टम्स का उपयोग करती हैं और वहां पर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स भी नहीं है, तो इंडस्ट्री से भी बहुत पोल्यूटेंट जो है वो रिलीज होता है। गवर्नमेंट ने प्रयास भी किए हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट दिल्ली और उसके आसपास के स्टेट्स के कोऑर्डिनेशन के लिए इसको बनाया गया, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। बट आज भी ये पब्लिक की शिकायत जो है वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये इनएक्टिव रहती है जब तक सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन ना करे। जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको डंडा नहीं मारेगी तब तक ये खड़ी नहीं होती है काम करने के लिए। सीपीसीबी ऑड इवन स्कीम दिल्ली सरकार ने शुरू करी। क्लाउड सीडिंग जैसे टेम्पररी सोल्यूशन पर फोकस किया। स्टबल बर्निंग के लिए पंजाब पर ब्लेम जो है वो डाल दिया जाता है, लेकिन रोड डस्ट जैसे पूरे साल तक जो रोड में डस्ट पड़ी रहती है उस इशू को इग्नोर किया जाता है। पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटी देने की जगह पॉलिटिकल ब्लेम गेम जो है वो चल रहा है। तो ये इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जो इस आर्टिकल ने हाईलाइट किया है। तो सॉल्यूशंस क्या है? तो एस्पिरेंट्स आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक प्रॉब्लम का एनालिसिस नहीं, इसका सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच भी बहुत ज़रूरी है। अब हमें पता है कि दिल्ली में जो है वो इतनी प्रॉब्लम्स जो है वो हो रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है। उसके मैंने आपको 5-6 एग्जाम्पल्स दे दिए, मतलब 5-6 कारण जो है वो दे दिए किस कारण से ये खराब हो रहा है। बट सोल्यूशन भी तो बहुत ज़रूरी है। हमने गवर्नमेंट की स्कीम्स भी देखी जो है तो, बट वो सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। तो पहली चीज़ तो हमें पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना ज़रूरी है। रोड के ऊपर जो डस्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म्स लाना ज़रूरी है। होता क्या, रोड की सुबह सफाई होती है, झाड़ू कर दिया जाता है, डस्ट को साइड कर दिया जाता है, शाम में वो डस्ट जो है वो वापस सामने आ जाती है। अरे भाई, उसको वैक्यूम करके जो है वो निकाल दो, फेंक दो, कहीं और जो है वो डंप करो। वैक्यूम का काम करना शुरू करो, वैक्यूम करके डस्ट को वहां से हटाओ। क्लीन और ग्रीन फ्यूल को प्रमोट किया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए, पब्लिक के बीच में अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जाए पोल्यूशंस को कंट्रोल करने के लिए। क्लाउड सीडिंग तो एक टेम्पररी सोल्यूशन है, लेकिन एयर प्यूरिफायर्स और रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं हम लोग। इंटर स्टेट पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना ज्यादा जरूरी है। पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना जरूरी है, राइट। स्टेट्स की तरफ से लगातार कम्युनिकेशन करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिससे कि प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व किया जा सके। लास्ट में इस टॉपिक के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब आपको नोट्स अगर बनाने तो बना सकते हो। जैसे मैंने आपके लिए जो है वो मेंशन कर दिया है कि एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 488 के अबव हम लोग को दिल्ली में देखने को मिल रहा है। क्या क्या कारण है दिल्ली के एयर पोल्यूशन के, तो वो मेंशन मैंने करवा दिया आप लोग के लिए। सरकार के प्रयास जो है वो स्कीम्स वगैरह के नाम 2-4-5 ध्यान में रखिएगा। क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है प्रॉब्लम रिजॉल्व, तो ये सब चैलेंजेस है। पॉलिटिकल ब्लेम गेम हो गया, पब्लिक हेल्थ को निगलेक्ट किया जा रहा है। सोल्यूशन क्या है? तो जो प्रॉब्लम्स है वही इसका सोल्यूशन है। तो ये था इस पूरा वाला टॉपिक। होपफुली आपने पूरी चीज़ अच्छे से कवर कर ली होगी। अब गाइज ये टॉपिक जो है जिसके बारे में बात करने वाले हैं, ये जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी के सिलेबस से डायरेक्टली लिंक्ड है। डिस्ट्रेस माइग्रेशन इन ओडिशा।
तो ओडिशा के अंदर हम लोग को माइग्रेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और आपको पता है कि माइग्रेशन और पॉपुलेशन से रिलेटेड इशू जो है ये यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर 1 में। सो आपको पता है कि 2023 में ओडिशा के लगभग 1.75 मिलियन लोग दूसरी स्टेट्स माइग्रेट कर गए। मतलब ओडिशा छोड़ के रहे हो, भाग गए। क्यों? क्या प्रॉब्लम है ऐसा? तो ये माइग्रेशन सिर्फ एक इकोनॉमिक फिनोमेना नहीं है कि चलो ठीक है यार कमाई नहीं हो रही तो दूसरी जगह चले जाएं, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे सामाजिक, एनवायरमेंटल, पॉलिसी रिलेटेड फैक्टर्स भी होते हैं। तो आज हम इन्हीं फैक्टर्स को जो है वो इस आर्टिकल के थ्रू समझेंगे। सो क्या है ये डिस्ट्रेस माइग्रेशन? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, डिस्ट्रेस माइग्रेशन। डिस्ट्रेस माइग्रेशन का मतलब है जब लोग अपने गांव या सिटीज को मजबूरी में छोड़ते हैं बेहतर जिंदगी और सर्वाइवल के लिए। ओडिशा में ज्यादातर उन क्षेत्र में यह होता है जहां लोग एग्रेरियन लाइवलीहुड पर डिपेंडेंट है, सिर्फ उनकी आजीविका जो है वो चल रही है एग्रीकल्चर से। तो वो लोग सोचते हैं क्योंकि उसमें कमाई हो नहीं रही तो वो सोचते हैं छोड़ो यार, हटाओ, अलग, अब कहीं और शिफ्ट होते हैं। सो क्या कारण है ओडिशा के अंदर ये डिस्ट्रेस माइग्रेशन के? तो पहला, एग्रीकल्चर चैलेंज। 33% माइग्रेंट्स के पास अपनी जमीन नहीं थी, यानी कि 33% लोग जो छोड़ के गए उनकी खुद की जमीन नहीं थी। 40% लोग जिन्होंने छोड़ा है उनके पास 1 एकड़ से कम जमीन थी। और हीट वेव्स और साइक्लोन जैसे डिजास्टर डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं फार्मिंग और इनकम को। तो उन्होंने सोचा कि यार यहां पर तो खेती किसानी से भी फायदा नहीं हो रहा, फायदा थोड़ा बहुत जो होता था उसमें आज की रेट में ये फसल जो है वो खराब हो जा रही है जलवायु परिवर्तन के कारण, या फिर बाढ़ आ जा रही है, या तो ये सब साइक्लोन्स वगैरह हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, उसके कारण से नुकसान हो जा रहा है। तो एक कारण हो गई एग्रीकल्चर से रिलेटेड। दूसरा है गरीबी का। आधे से भी ज्यादा जो माइग्रेंट्स थे वो बिलो पॉवर्टी लाइन के थे। 86% माइग्रेंट जो है वो अर्बन एरियाज जाते ही उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल गई बेहतर, तो इसलिए वो पहुंच गए वहां पे भाई। और फिर एक कारण है डेवलपमेंटल गैप्स। इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कीम्स का अनइवन इंप्लीमेंटेशन माइग्रेशन को बढ़ावा देता है कि भाई सरकार स्कीम लेकर आई बट किसी को फायदा दे रही है किसी को नहीं दे रही है, तो फिर लोग सोचते हैं हटो यार, यहाँ पे सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रही, जो दूसरे राज्य चलते हैं। तो ये एक चीज है। अब एक सर्वे होता है ओडिशा के अंदर, ओडिशा माइग्रेशन सर्वे 2023, जिसको कंडक्ट किया था आईआईटी हैदराबाद और आईआईएमएटी केरल के द्वारा। आईआरआरआई की फंडिंग के साथ ये पूरी चीज होती है, और ये डेटा जो है वो बताता है इंटर स्टेट माइग्रेशन के पैटर्न्स को। इसने यही बताया कि 86% जो माइग्रेंट्स थे वो अर्बन एरियाज की तरफ चले गए। तो ये एक इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। अब गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किए और क्या चैलेंजेस हैं? तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट और डिपार्टमेंट स्पेसिफिक स्कीम्स के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया। एनडीआरएफ और ओडीआरएफ जैसी एजेंसीज के प्रयास हैं कि इस प्रकार के डिजास्टर को जो है वो, मतलब अब देखो रोक तो सकते नहीं है, तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर कर सकें, है ना। तो एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा रहा है टास्क फोर्स के थ्रू, और ब्लॉक लेवल डिजास्टर रिस्पॉन्स नेटवर्क को भी और मजबूत बनाया जा रहा है। अब डेटा एक सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक क्षेत्र का प्रॉपर डेटा होगा तभी तो उस क्षेत्र के हिसाब से पॉलिसीज बनाई जा सकेगी। तो ये ओडिशा माइग्रेशन स्टडी 2023 से मिलने वाले काफी कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि ऑब्जर्वेशंस जो है वो हेल्प करेगा ओडिशा को इस प्रॉब्लम से जो है वो बचाने के लिए। सो ये समझना बहुत जरूरी था। डिस्ट्रेस माइग्रेशन के पीछे एक इंटरकनेक्टेड इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, जैसे एग्रीकल्चर का इशू, गरीबी का इशू, डिजास्टर का इशू, डेवलपमेंटल गैप्स। तो देखो आपने 4 चीजें इसमें सीख ली कि लोग कहीं से माइग्रेट करते हैं तो उसके पीछे ये 4-5 कारण हम लोग को अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। और ओडिशा जैसे स्टेट्स में माइग्रेशन सिर्फ सर्वाइवल का एक मोड बन गया है, ना कि डेवलपमेंट का। तो मैंने आप लोग के लिए जो है वो कुछ नोट्स जो है वो दे दिए हैं। डिस्ट्रेस माइग्रेशन का जो है मैंने आपको एक डेफिनेशन दे दी कि फोर्स माइग्रेशन ड्यू टू इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस, ये मेंशन कर सकते हो। ओडिशा माइग्रेशन सर्वे 2023 कंडक्ट हुआ था, तो उसके बारे में मैंने डिटेल्स दे दी। स्टैटिस्टिक्स क्या कह रही हैं, तो उस स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े मैंने बता दिए आपको, बेसिकली लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बाकी ओडिशा सरकार की इनिशिएटिव मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, और क्या चैलेंजेस है तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर मेंशन करके बता दिया है। तो होपफुली ये टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आ गया होगा। यस।
गाइस अब हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में और कैसे इंडिया इसे काउंटर कर सकता है। ये टॉपिक जीएस पेपर 3 के लिए क्रिटिकल है, स्पेशली एनवायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से भी, यानी कि जीएस पेपर 2 में भी आएगा ये। सबसे पहले समझते हैं सीबीएएम के बारे में। सीबीएएम यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यूरोपियन यूनियन की एक ऐसी पॉलिसी फ्रेमवर्क है। इसका एम है कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगा के यूरोपियन यूनियन के अंदर और बाहर के कार्बन कॉस्ट को इक्वलाइज किया जा सके। और सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाऊं तो अगर किसी प्रोडक्ट्स को बनाने में ज्यादा कार्बन रिलीज होता है, एमिट होता है, तो उस पर यूरोपियन यूनियन एक्स्ट्रा चार्जेस लगाएगा। यह मैकेनिज्म आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर जैसे सेक्टर को टारगेट करता है। सो गाइस, सीबीएएम का इंडिया के ट्रेड पर क्या इंपैक्ट होगा? तो बहुत होने वाला है। यह इंडिया के यूरोपियन यूनियन एक्सपोर्ट के लगभग 27.5% को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। सोचो आप कितना नुकसान है हमें, स्पेशली आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम जैसे सेक्टर पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा। और इन्हीं सेक्टर से इंडिया का एक बड़ा हिस्सा जीडीपी का आता है, यानी कि इंडिया की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं एरिया से बनता है, इन्हीं सेक्टर से बनता है। तो सोचो हमें काफी इकोनॉमिकली नुकसान होने वाला है। तो इंडिया की चिंता यही है, इंडिया सीबीएएम को एक डिस्क्रिमिनेटरी मेजर के रूप में देख रही है कि भाई ये भेदभाव कर रहा है। इंडिया ने रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 पर अपनी चिंता उठाई, जहां इसे ग्लोबल क्लाइमेट इक्विटी के अगेंस्ट बताया गया कि भाई ये खराब है। सीबीएएम इंप्लीमेंटेशन के बाद यूरोपियन यूनियन को हर साल 5 यूरोज रेवेन्यू से 14 बिलियन यूरोस तक मिलने का एस्टीमेट है। सोचो आप, यानी कि अगर ये इंप्लीमेंट कर देगा तो यूरोपियन यूनियन को इतना रेवेन्यू मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, 5 बिलियन यूरो से 14 बिलियन यूरोस तक ये कमा लेगा सिर्फ इस कानून को इंप्लीमेंट करके, लागू करके। लेकिन इंडिया का कहना यह है कि रेवेन्यू डेवलपिंग नेशंस के क्लाइमेट एक्शन को फंड करने में लगाना चाहिए। इंडिया ने बोला कि चलो ठीक है, तुम्हें कमाना है, तुम तुम्हारा है प्लान, चलो कोई बात नहीं, हमारा नुकसान हो रहा है, झेल लेंगे, तुम्हारा प्लान बहुत बढ़िया है भैया, ताली बजनी चाहिए। इंडिया ने ये बोला कि बहुत बढ़िया प्लान बनाया बेटा तुमने, बट इससे जो तुम्हारी कमाई हो रही है ना, जो तुम इंपोर्ट ड्यूटीज जो बढ़ा रहे हो इन सब एरियाज में कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट बोल के, तो जो अपना फायदा कर रहे हो, तो अगर तुम्हारा फायदा इसमें हो रहा है तो बिल्कुल लो फायदा, बट इस फायदा को जो है वो डाइवर्ट करो डेवलपिंग कंट्रीज को, क्योंकि तुम ही लोग हो यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया और इसी कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस जलवायु परिवर्तन में तुम्हारा बहुत बड़ा हिस्सा है, तो थोड़ा डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करो। तो ये इंडिया ने बोला, और इंडिया ने बोला कि आप फंडिंग करो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करो। तो सीबीएएम एक प्रोडक्शन बेस्ड अप्रोच फॉलो करता है, जिसमें एमिशन प्रोडक्शन के बेस पर कैलकुलेट होता है, यानी कि कितना एमिशन रिलीज हुआ एनवायरमेंट पर, तो उस पर ये कैलकुलेट करेगा। इस अप्रोच के कारण एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जैसे इंडिया को पेनाल्टी देनी पड़ेगी, जो एक अनफेयर प्रैक्टिस है। अब सवाल उठता है कि इंडिया इस पॉलिसी को काउंटर कैसे कर रही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें हो सकते हैं। इक्विटी बेस्ड अकाउंटिंग को सपोर्ट करना, ये इक्विटी बेस्ड अकाउंटिंग एक ऐसा मॉडल प्रपोज करना जो जीडीपी, एमिशन और ट्रेड बेनिफिट को ध्यान में रखे। सीबीएएम रेवेन्यू का रीडिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया ने यही डिमांड करी है कि भाई सीबीएएम से जो आप पैसा कमा रहे हो यूरोपियन यूनियन, उसको आप क्लाइमेट चेंज के फंड्स के लिए जो है वो आप डालो। फिर पेरिस एग्रीमेंट के कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को सीबीएएम फ्रेमवर्क में इंक्लूड कर दो, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट में यही बात हुई थी कि डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को फंड दे, तो पेरिस एग्रीमेंट के साथ इसको जो है अटैच कर दो सीबीएएम को। और सॉवरेनिटी और ट्रेड फेयरनेस के इशू को मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर हाईलाइट करना, जैसे कि हम यूनाइटेड नेशंस पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे इस चीज को हाईलाइट करेंगे कि भाई ये पक्षपात कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। एक और बात समझना जरूरी है कि सीबीएएम सिर्फ एक एनवायरमेंटल पॉलिसी नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल टूल भी है। यूरोपियन यूनियन इस पॉलिसी का यूज करके दूसरी कंट्रीज को अपनी तरह की पॉलिसी फॉलो करने के लिए इनडायरेक्टली फोर्स कर सकती है। यह एक सॉवरेनिटी और ग्लोबल ट्रेड फेयरनेस का इशू भी बन सकता है। सो गाइस, सीबीएएम का एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस था ये, और इंडिया के पॉसिबल काउंटर मेजर्स हमने देखे। तो ये प्रीलिम्स, मेंस ऐसे
के लिए, इंटरव्यू के लिए, सबके लिए जो है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब देख लो, मैंने आपके लिए कुछ जो है वो नोट्स रखे हुए हैं। CBAM का फुल फॉर्म आप लिख लेना। फिर ये यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी है, वो मैंने आपको बता दिया, किस प्रकार से इंडिया को इसमें प्रॉब्लम होगी, वो मैंने आपको आंकड़े बता दिए। ये वाला आंकड़ा लिख लेना अपने पास। और इंडिया जो है वो कैसे क्रिटिसाइज कर रही है इस चीज़ को, तो वो भी हमने बताया। फिर इंडिया जो है कैसे काउंटर मेजर करने की बात कर रही है, तो उसके बारे में जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में जो है वो मैंशनड है। तो ये गाइज लास्ट टॉपिक था हमारा। और टेलीग्राम के चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना आप लोग, क्योंकि वहाँ पर जो है ये इन सब टॉपिक्स की समरी भी जो है मैं वहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।